इधर हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने से पहले ही कांग्रेस में झगड़ा शुरू हो गया और राज्य में कांग्रेस की बड़ी नेता किरण चौधरी ने इशारों में अपनी ही पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। यानी यूपी के बाद राहुल गांधी की यात्रा का हरियाणा में भी घरेलू कलह से स्वागत होगा, जिसका फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का झगड़ा फिर से तूल पकड़ने लगा। वो भी तब जब हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में जुटी भीड़ से कांग्रेस उत्साहित है और उम्मीद कर रही है कि 2024 में ये भीड़ वोटों में बदलेगी। लेकिन हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी उन उम्मीदों पर पानी फेर सकती है, क्योंकि यात्रा के दूसरे चरण से पहले किरण चौधरी ने बिना नाम लिए हुड्डा गुट को एकता का पाठ पढ़ा दिया। हमारे को मजबूत करोगे तो भाई खुद मजबूत होगे, नहीं तो ये बाहर ले आ जाएंगे भाई। हरियाणा उन राज्यों में एक है जहां गुटबाजी की वजह से कांग्रेस का संगठन ही नहीं बन पाया और पार्टी की गाड़ी जैसे तैसे खिंच रही है, जिसका बीजेपी को सालों से फायदा हो रहा है। और किरण चौधरी की बातों से लगता है कि आगे भी कांग्रेस की गुटबाजी बीजेपी को फायदा पहुंचाती रहेगी। इस बीच दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 6 जनवरी से शीतलहर की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो सकता है। मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। उधर चीन के एक नए तरह के ताकतवर हमले का जवाब देने के लिए जापान ने तैयारी शुरू कर दी। वो अपने 5 सैन्य अड्डों को चीन के रहस्यमयी परमाणु हमले से बचाने के लिए 2029 तक पुख्ता बंदोबस्त करने की प्लानिंग में है। चीन का यह परमाणु हमला रहस्यमयी इसलिए है क्योंकि यह कोई आम परमाणु हमला नहीं है। यह ऐसा हमला है जिसमें परमाणु बम तो फटता है लेकिन किसी की जान नहीं जाती, पर दुश्मन जिंदा लाश जरूर बन जाता है। इस वार को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स स्ट्राइक यानी ईएमपी हमला कहते हैं। ईएमपी स्ट्राइक में दुश्मन को इस कदर लाचार कर दिया जाता है कि वो तुरंत नहीं बल्कि तिल तिल कर मरे। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स स्ट्राइक सीधे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर वार करती है। इसमें परमाणु बम को वायुमंडल में बेहद ऊंचाई पर डेटोनेट किया जाता है। इससे ऐसी ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं कि वो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं और जमीन पर हजारों किलोमीटर के रेडियस में मौजूद दुश्मन के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के बिना तो आज कोई काम मुमकिन ही नहीं। ईएमपी स्ट्राइक में इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी और गाड़ियों से लेकर सेना के कम्युनिकेशन और रेडार सिस्टम तक तबाह हो जाते हैं। फाइटर जेट टेक ऑफ और लैंडिंग ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके कंट्रोल रेडार काम करना बंद कर देते हैं। बड़े से बड़े हथियार बेकार हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिना कोई हथियार या सेंसर बनता ही नहीं। इसलिए माना जाता है कि ईएमपी हमला परमाणु हमले से ज्यादा खतरनाक है। और डर यह है कि चीन के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार मौजूद हैं। बल्कि इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि चीन की नीति आत्मरक्षा नहीं बल्कि दुश्मन पर पहले वार करके उसे ढेर करने की है। इसलिए जापान टेंशन में है और उसने चीन के ईएमपी हथियारों से बचने के लिए कमर कस ली है। चीन ने बीते कुछ वक्त से जापान का जीना मुहाल किया हुआ है। पिछले महीने तो चीन प्रशांत महासागर में जापान के टापुओं के पास मिलिट्री ड्रिल करने में लगा था। उस ड्रिल में चीन के जंगी जहाजों से लेकर उसका लियाओनिंग एयरक्राफ्ट तक शामिल था। इसी वजह से जापान को चीन की चाल पर नजर रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक दिन पहले जापान ने बताया कि चीन की ड्रिल को मॉनिटर करने के लिए बीते 2 हफ्तों में उसके लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट और जंगी जहाज काम पर लगे रहे।